नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत की इतिहास हम पढ़ रहे थे और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब बस कल या परसों से आप लोगों की प्राचीन भारत की क्लास भी शुरू होने वाली है, वो जो कि सुचिता मैम लेंगी आप लोगों का, है ना। और हम जो पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, ये कंटिन्यूअसली बना रहेगा और प्राचीन भारत और आधुनिक भारत ये दोनों पैरेलली चलेंगे, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि किस तरह से भारत में अपना पैर जमाता हुआ एक जो शक्ति थी जिसका नाम था फ्रांसीसी, उनको अंग्रेजों ने अपने साम दाम और दंड भेद की नीतियों से किस प्रकार उन पर अपनी जीत हासिल किए और किस तरह से उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत से बाहर कर दिया 1760 के वॉन्डिवॉश के युद्ध के बाद से। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत का सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा जो राज्य था बंगाल, उस पर अंग्रेज अपनी विजय स्थापित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। टाइटल हमारा आज का रहेगा अंग्रेजों की बंगाल विजय। बंगाल विजय। अंग्रेज किस तरह से बंगाल को जीतते हैं, क्या करते हैं, ये सारी घटनाएं किस तरह से होती है, क्या पृष्ठभूमि बनती है, उसके बाद क्या क्या उसका प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीजों को हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तव में बंगाल उस समय था कौन सा स्टेट भारत का, है ना। और उसमें वर्तमान की जो स्थिति है उसके अनुसार उस समय के बंगाल को हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारा भारत कुछ इस तरह से बनता है ना? अब देखिए, बंगाल जो उस समय था वो आज का जो पश्चिम बंगाल है वही वाली जगह लेके चलेंगे हम, लेकिन यहां सिर्फ पश्चिम बंगाल जो आज का है वो उस समय का बंगाल नहीं था। उस समय का बंगाल कहने का अर्थ है आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इन सारे जगहों को मिलाकर एक राज्य बनता था जो कि था हमारा बंगाल। चाहे बौद्धिक रूप से कहें, चाहे आर्थिक रूप से कहें, चाहे राजनैतिक रूप से कहें, हर दृष्टिकोण से सक्रिय और हर दृष्टिकोण से सक्षम, हर दृष्टिकोण से समृद्ध राज्य था उस समय बंगाल भारत में। ये तो है भारत की स्थिति। हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की, 18वीं सदी, ठीक। और ये जो हम घटना बात करेंगे ये 1700 से 1800 के बीच की रहेगी। 18वीं सदी कहने का मतलब 1700 से 1800 के बीच, ठीक भैया। अब हम इसको एक कहानी टाइप का पढ़ेंगे, एक कहानी के वे में लेके चलेंगे। वैसे ही अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर वे में समझ में आएंगी ये सब चीजें। बहुतों का कहना होता है कि आपकी क्लासेस काफी डिटेल्ड होती हैं, काफी लंबी होती हैं। तो भाई आज का समय ऐसा है, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि जब तक कि आप इतने डीप में जाकर एक एक चीजों को, मतलब कॉन्सेप्ट सारा जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आपके एग्जाम निकालने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अब चूंकि आप इस लाइन में आ चुके हैं, आप मेहनत करना शुरू कर चुके हैं, तो फिर अच्छे से कीजिए और एक बार में एग्जाम निकालिए यार, है। चलिए बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल की स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं उस समय हम दिल्ली की भी स्थिति पैरेलली लेके चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बंगाल जो है वो दिल्ली के ही अंदर में आता था। दिल्ली एक केंद्रीय सत्ता थी और बाकी जो राज्य थे भारत के जो कि मुगल साम्राज्य के क्षेत्र में आते थे वो बाकी उसके सबऑर्डिनेट थे। तो वैसे ही दिल्ली के की जो सत्ता थी वहां का एक बंगाल जो है वो सबऑर्डिनेट था। जैसे आज के समय में भारत का एक सबऑर्डिनेट है हमारा छत्तीसगढ़, है ना, वैसा ही स्थिति थी। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब खत्म, ठीक। देखो 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो गई और ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब जो था और औरंगजेब के पहले जितने मुगल सम्राट हुए थे, मुगल बादशाह हुए थे, वो एक सेंट्रल कंट्रोल स्थापित करने में काफी सक्षम लोग थे, काफी शक्तिशाली लोग थे। वो मतलब उनके व्यक्तित्व में ही ऐसा पावर था कि वो अपने आप, उनकी जितनी राज्य क्षेत्र है, राज्य की जितनी सीमा के अंदर भूमि है, वहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने आप को स्वतंत्र या स्वायत्त घोषित कर सके। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, जब इसके बाद उत्तर मुगल काल हम जब पढ़ते हैं, जब
बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, ये जब बादशाह बनते हैं तो ये बिल्कुल कैपेबल नहीं होते हैं उस विरासत में मिली उस राज्य को अपने अंडर कंट्रोल कर पाने में। तो यही चीज हम देखते हैं कि 1707 के बाद जब केंद्रीय जो कंट्रोल है वो खत्म होता है भारत में, इसके बाद के जो बादशाह होते हैं वो कंट्रोल कर पाने में असमर्थ होते हैं, ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय स्वायत्तता का जन्म होता है। क्षेत्रीय स्वायत्तता कहने का अर्थ ये होता है कि जो क्षेत्रीय नवाब होते हैं, क्षेत्रीय जो राज्यों के राजा होते हैं या वहां के सूबेदार होते हैं या वहां के प्रशासक होते हैं, वो अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करना घोषित शुरू कर देते हैं, अपने आप को धीरे धीरे स्वायत्त करना शुरू कर देते हैं। और इसी क्रम में बंगाल भी आता है। तो उस समय बंगाल का जो प्रशासक होता है वो होता है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। ये मुर्शिद कुली खां एक बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी का व्यक्ति होता है। ये धीरे धीरे जब देखता है कि हाँ केंद्रीय सत्ता जो है भाई ये बहुत ज्यादा अपने आप में कमजोर होती जा रही है, तो फिर ये भी एम्बिशियस प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है। ये चाहता है कि स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लूं, है। और इस तरह से ये अपने आप को एक स्वायत्त शासक यहाँ का घोषित करने की होड़ में लग जाता है, अर्थात स्वयं को स्वायत्त घोषित करने की पहल करता है। और एक शुरुआत एक यहां से हो जाती है मुर्शिद कुली खान से। अब देखिए, ये तो भारत का सिनेरियो हमने देखा कि भारत में किस तरह से यहाँ पर जो बैठी जो सेंट्रल में सत्ता है वो कंट्रोल कर पाने में असमर्थ है और राजा अपने आप को स्वायत्त घोषित कर रहे हैं। ठीक, अब बात हमको क्या करनी है कि अंग्रेजों की बंगाल विजय की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर अंग्रेजों की किस तरह से एंट्री होती है बंगाल में। तो हमने पिछली कक्षा में जब अंग्रेजों का भारत आगमन हम पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज जो है उनका बंगाल में आगमन होता है। बात है 1651 की। 1651 में बंगाल का जो सूबेदार होता है जिसका नाम था शाइस्ता खां, शाइस्ता खां, इससे अंग्रेजों को हुगली में एक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। 1651 में शाइस्ता खान से अंग्रेजों को बंगाल में अपनी पहली कोठी हुगली में स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है और यहीं से अंग्रेज जो है वो बंगाल में प्रवेश कर पाते हैं। अब इसके बाद की अगर हम घटना देखें तो 1698 में यहां का प्रशासक होता है आजिमुशान, सूबेदार होता है। उससे अंग्रेजों को 3 गांव मिलते हैं, सुतानटी, कलिकाता और गोविंदपुर। इन तीनों को मिलाकर 1699 में जॉब चार्नॉक के द्वारा कलकत्ता शहर बसाया जाता है। सॉरी, यहां पर फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है। इस तरह से अंग्रेज फाइनली अंग्रेजों का एक स्टेबल यहां पर एक जगह बन गया कलकत्ता, और यहां पर इन्होंने किलेबंदी भी कर ली फोर्ट विलियम के रूप में। वहीं 1717 में जो दिल्ली के बादशाह थे फर्रुखशियर, उनका डॉक्टर हैमिल्टन एक अंग्रेजों के साथ जो आता है, जॉन सरमन के नेतृत्व में जब टीम जाती है दिल्ली और वहां के बादशाह को गले की बीमारी होती है फर्रुखशियर को, तो उस टीम के साथ गया हुआ एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर हैमिल्टन, जो कि सर्जन होता है, वो गले का इलाज कर देता है, जिससे फर्रुखशियर खुश होकर अंग्रेजों को एक अधिकार पत्र देता है जिसके माध्यम से 3000 रुपए वार्षिक में बंगाल में उनको फ्री ट्रेड करने का, कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा दे देता है। इसी के साथ 10,000 रुपए वार्षिक में सूरत में व्यापार करने की सुविधा देता है। और मुंबई में जो अंग्रेजों का टकसाल स्थित था, जहां पर जो सिक्के थे वो बनाए जाते थे, तो वहां के सिक्कों को भी मान्यता दे देता है। इस तरह से अंग्रेज जो है वो पूर्ण रूप से भारत में अपनी पैठ बनाने में सक्षम साबित हो रहे हैं। ठीक, 1651, 1698 और 1717, ये 3 सन हमको यहां पर याद रखना पड़ेगा। अब इसके आगे की बात हम करते हैं तो 1719 के आसपास की बात करते हैं। 1719 में ये जो मुर्शिद कुली खान हमने पढ़ा था बंगाल में, मुर्शिद कुली खान ये क्या करता है, ये उड़ीसा को जीतता है, उड़ीसा को जीत लिया। उड़ीसा को जीतकर ये बंगाल में जैसे ही मिलाता है वैसे ही अब क्या होता है, इसका राज्य और बड़ा हो गया। अब राज्य बड़ा हो गया तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित बिल्कुल कर देता है, एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को घोषित कर देता है। और उसके साथ ही उस समय बंगाल की राजधानी जो होती है ढाका, वहां से राजधानी को परिवर्तित करके ये मुर्शिदाबाद ले आता है।
ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, वो पहले संपूर्ण बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। तो वहां से जैसे ये उड़ीसा को जीतता है, उसके बाद राजधानी ट्रांसफर करके मुर्शिदाबाद ले आता है, जो कि आज के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, इसके साथ साथ ये क्या करता है, एक नए राजस्व व्यवस्था को जन्म देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क करके रख लेंगे, है ना। उस प्रथा का नाम होता है इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा कुछ इस तरह से होती है कि कुछ 8-10 गांवों के समूह को एक व्यक्ति को ठेके पर दे दिया जाता है, और वहां से वो व्यक्ति जो है कर वसूल करता है, अपने वेतन का कुछ परसेंटेज काटता है और ले जाकर फिर राज्य के राजकीय कोष में जमा कराता है। इन सब प्रथाओं के बारे में जब हम राजस्व व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, एक अलग से सेपरेट क्लास जब होगी, तब इस प्रथा को हम और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इजारेदारी व्यवस्था का जन्मदाता भी मुर्शिद कुली खान को माना जाता है। ठीक, अब होता यह है कि सन 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है, मुर्शिद कुली खान की। अब मुर्शिद कुली खान के बाद दो यहां पर और नवाबों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला था शुजाउद्दीन, एंड द नेक्स्ट वाज सरफराज। शुजाउद्दीन और सरफराज। तो मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन होता है। शुजाउद्दीन के समय में कोई बहुत खास काम तो नहीं होता। हाँ, ये है कि बिहार जो है वो बंगाल में अटैच हो जाता है, बंगाल का एक भाग बन जाता है। और उसके बाद सरफराज। तो अभी सरफराज का समय चल रहा है, और ऐसी स्थिति में बिहार का जो दीवान होता है वो काफी एम्बिशियस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। वह चाहता है कि संपूर्ण बंगाल का मैं ही नवाब बन जाऊं। और ऐसी स्थिति में घटना कुछ इस प्रकार से होती है। तो बिहार, अब यहां का जो दीवान था उसका नाम था अलीवर्दी खान। अब ये अलीवर्दी खान चाहता है कि संपूर्ण बंगाल का शासक या नवाब मैं ही बन जाऊं, और ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, इस सरफराज को जाता है और एक षड्यंत्र रच के इसको मार देता है। और षड्यंत्र करके मारने के बाद ये स्वयं को बंगाल का नवाब स्वघोषित कर देता है। अब ये सारी जो खबर थी ये बहुत आग की तरह फैलती है संपूर्ण भारत में। अब ये जानता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने आप को मैंने एक गलत तरीके से नवाब घोषित किया है, तो मेरे ऊपर लोगों का और आजू बाजू के जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य है उनका, मेरे ही राज्य के जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं उनका दबाव तो बिल्कुल बनेगा। तो अब ये बहुत, चूंकि कूटनीतिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, तो ये सीधे जाता है दिल्ली। दिल्ली जो कि केंद्रीय सत्ता होती है उस समय, है ना। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, परोक्ष रूप से कह सकते हैं कि हाँ, दिल्ली जो है वो केंद्रीय सत्ता थी उस समय, क्योंकि नाम मात्र की थी। क्योंकि क्या हुआ था, मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित तो कर लिया था, लेकिन उनको कर देना नहीं छोड़ा था। उनको कर देना इसलिए नहीं छोड़ा था कि भविष्य में अगर कहीं किसी जगह से आक्रमण हो जाता है या और कुछ ऐसी स्थिति बनती है राजनीतिक आपातकाल की, उस समय में दिल्ली उनके साथ खड़ा रहे। इस वजह से वो उनको कर देते रहता है, बाकी अपने सारे निर्णय जो है वो स्वयं लेता है। इस तरह से मुर्शिद कुली खान ने सिर्फ कर देना जारी रखा था, बाकी हर परिप्रेक्ष्य से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो इसी क्रम में अलीवर्दी खान अब जाता है दिल्ली, और दिल्ली में उस समय जो दिल्ली का बादशाह होता है वो होता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो इस मोहम्मद शाह रंगीला से मिलता है अलीवर्दी खान, और मिलते ही इसको सीधे सीधे उस समय 2 करोड़ रुपए, 2 CR 2 करोड़ रुपए दे देता है रिश्वत के तौर पे। और जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला को अलीवर्दी खान 2 करोड़ रुपए का रिश्वत देता है, दिल्ली में बैठी हुई केंद्रीय सत्ता जो है वो सीधे सीधे अलीवर्दी खान को बंगाल का नवाब घोषित कर देती है, और इस तरह से अलीवर्दी खान एक सर्वमान्य नवाब बंगाल का बन जाता है। थोड़ा सा अगर हम एनालिटिकल वे में इसको समझें तो देखिए क्या स्थिति हो गई है भारत की उस समय। भारत का जो सबसे शक्तिशाली जो जगह पर बैठे हुए लोग हैं, अर्थात जो दिल्ली का जो बादशाह है, वो भी रिश्वत लेकर किसी को अनैतिक रूप से बने हुए नवाब को मान्यता दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत की क्या राजनीतिक स्थिति रही होगी उस समय में। अब ऐसा ही कुछ सिनेरियो चलता है उस समय का, और जो अलीवर्दी खान होता है
अलीवर्दी खां ये बंगाल का सर्वमान्य नवाब घोषित हो जाता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद बंगाल की क्या स्थिति होती है वो हम देखते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो 1740 के आसपास तक ये सारी घटनाएं जो है, एग्जैक्ट ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इतना याद रखिए कि हाँ 1740 के आसपास तक ये सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन इसी समय भारत का जो दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है, यहां पर एक और बड़ी शक्ति उभर रही है जो कि थे मराठे। अब ये मराठे देखते हैं कि दिल्ली इतना कमजोर हो चुका है कि उसने एक अनैतिक रूप से बने हुए नवाब को भी मान्यता दे दी है। अब ऐसे में ये क्या करते हैं कि चलिए अब ऐसा हम कुछ ऐसा करते हैं कि बंगाल पर हमारा आधिपत्य स्थापित हो जाए, और सीधे सीधे ये मराठे जो है ये दिल्ली पर बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं। और चूंकि मराठे युद्ध कौशल में काफी पारंगत होते हैं, इस वजह से यहां पर बंगाल में आक्रमण करते ही बंगाल हार जाता है और मराठे जीत जाते हैं। लेकिन मराठे यहां पर अपना शासन स्थापित नहीं करते हैं, इनसे केवल मराठे जो है जारी रखते हैं चौथ वसूलना। मराठों का दो प्रसिद्ध कर है, चौथ और सरदेश मुखी। जब हम मराठों को पढ़ेंगे तो इन करों के बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि चौथ का अर्थ होता है संपूर्ण आमदनी का 1/4 भाग। तो पूरे राज्य की जितनी आमदनी होती थी उसका 1/4 भाग इनको मराठों को देना पड़ता था। तो कुल मिलाकर अब आप देखेंगे कि किस तरह से जो बंगाल है, जो कि काफी समृद्ध राज्य था, वहां की जो आर्थिक स्थिति थी वो किस तरह से डगमगाने लगती है। ये देखिए आप, पहले तो बंगाल मराठों ने इन पर आक्रमण किया और इनको हरा दिया, बदले में इनको चौथ देना पड़ता था। अपनी जो संपूर्ण आय है उसका 1/4 भाग इनको देना पड़ता था। यही एक और केस आता है, हमने जब पढ़ा था कि 1717 में फर्रुखशियर ने किस तरह से एक फरमान दिया था अंग्रेजों को, जिससे 3000 रुपए में अंग्रेज यहां पर कर मुक्त व्यापार संपूर्ण बंगाल के क्षेत्राधिकार में कर सकते थे। तो अब देखिए, अंग्रेज जो है उनके पास तो अब फरमान है। अब उस फरमान की बदौलत अंग्रेज बिना किसी प्रकार का कर दिए बंगाल को क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड कर रहे हैं। अब स्थिति कुछ इस तरह से बन गई कि भाई अब अंग्रेज जो है ना वो बहुत ज्यादा कूटनीतिक प्रवृत्ति के थे, बहुत ज्यादा उनके मन में कुटिलता भरी हुई थी। तो ऐसी स्थिति आते ही जब अंग्रेज इस तरह से करने लग जाते हैं, तो अंग्रेज सिर्फ अपना व्यापार नहीं करते, अंग्रेज जो है वो अपना पर्सनल व्यापार, मतलब कंपनी को दिया गया था ना, हालांकि जो फरमान था वो कंपनी के नाम पर था, लेकिन अंग्रेज अब पर्सनल अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यक्तिगत व्यापार कर रहे हैं, तो उस व्यापार में भी उस फरमान का यूज कर रहे हैं, अर्थात उसका भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय व्यापारी थे, जो बंगाल के उस समय के लोकल व्यापारी थे, उनको भी ये 50% में ये फरमान दे देते थे कि हाँ भाई, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे 50 रुपए मान लो टैक्स देना है उनको, तो अंग्रेज बोलते थे काम करो तुम राज्य को 50 रुपए टैक्स मत दो, हमको 25 रुपए दो और बाकी अपना फ्री में ट्रेड करो। तो इस तरह से अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बंगाल में मजबूत हो रही थी, वही बंगाल का जो शासन है, बंगाल का जो नवाब है, उसकी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से कमजोर होने की स्थिति में पहुंच गई थी। अब पूर्ण रूप से जो बंगाल की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी। अब बंगाल जो है वो सीधे क्या करता है, दिल्ली को इन्फॉर्म करता है, दिल्ली को इन्फॉर्म करता है कि भाई देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आपके जो बादशाह थे फर्रुखशियर, उन्होंने एक फरमान दिया था, उसका यहाँ पर बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है और इसके फलस्वरूप हमको प्रॉपर कर नहीं मिल पा रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। तो दिल्ली में बैठा जो बादशाह है वो क्या कहता है कि देखो तुमने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है, तुम्हारा शासन तुम जानो, हम इसमें क्या इंटरफेयर करेंगे, तुम देख लो तुमको जो करना है। और इस तरह से फिर अलीवर्दी खान इससे काफी मेंटली प्रेशर में आ जाता है कि उनके पास चूंकि इतना समृद्ध राज्य और अचानक से इनके पास पैसे की कमी हो जाए, तो बिल्कुल मेंटली एक प्रेशर आना लाजमी है वहां पर। तो इस तरह से बंगाल की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और बंगाल में अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है। और इसी क्रम में 1756 में मृत्यु हो जाती है किसकी, अलीवर्दी खान की। अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। अब अलीवर्दी खान की जब मृत्यु होती है तो गद्दी के 3 दावेदार यहां पर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो होता है शौकत जंग, दूसरा होता है सिराज उर्फ सिराजुद्दौला, और तीसरी होती है घसीटी बेगम।
देखिए, अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में इनके 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों के, ये 2 बेटे थे, शौकत जंग और सिराजुद्दौला, ये इनकी बेटियों के बेटे थे, अर्थात इनके भांजे थे। और वहीं घसीटी बेगम इनकी बहन थी, इनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए ये भी जो है वहां के नवाबी पर अपनी दावेदारी पेश करती हैं। लेकिन अलीवर्दी खान को सबसे प्रिय होता है सिराजुद्दौला, और इस तरह से बंगाल का नवाब बन जाता है कौन? सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। ऐसी स्थिति में अब देखिए, स्थिति यह बन गई कि बंगाल की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन डाउन होते जा रही है, और अंग्रेजों की स्थिति यहां पर काफी अच्छी स्थिति हो रखी है अंग्रेजों की। तो इस तरह से बंगाल की स्थिति बहुत कमजोर होने की ओर अग्रसित हो चुकी है। ऐसी सिनेरियो में जो सिराजुद्दौला होता है वो बंगाल का नवाब घोषित होता है। अब सिराजुद्दौला तो ऐसे ही अंग्रेजों से बहुत ज्यादा खुन्नस में रहता है, और ऐसी स्थिति में हमने पिछली कक्षाओं में कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा है ना। तो कर्नाटक युद्ध में जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, ये 1756 से 63 के मध्य होता है। तो 1756 में ही सिराजुद्दौला जो है यहाँ का नवाब बनता है बंगाल का। तो ऐसी स्थिति में अब कर्नाटक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं बंगाल में बैठे हुए अंग्रेज भी और प्लस फ्रांसीसी भी। तो इस तरह से जो अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी हैं, ये अब शुरुआत कर देते हैं किलेबंदी करने की। किलेबंदी, तो देखिए, आपका राज्य है और आपके राज्य के अंदर कोई और शक्ति है, वो अपना किलेबंदी शुरुआत कर देगी, अपने जो किले हैं उन पर तोपे चढ़ाना शुरू कर देगी, हथियार एकत्रित करना शुरू कर देगी। तो बिल्कुल आपकी राजनीतिक अवस्था तो बिल्कुल खतरे में आ जाएगी ना। और यही सेम आभास होता है सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला सीधे सीधे इनका विरोध करता है, इनके पास एक फरमान भिजवाता है कि आप ये किलेबंदी जो कर रहे हैं ये मेरे राज्य में नहीं चलेगा, आप इसको बंद कीजिए तुरंत। फ्रांसीसी अंग्रेजों के कंपेयर में सीधे होते हैं, तो ये बिल्कुल हाँ बंद कर देते हैं किलेबंदी करना। लेकिन अंग्रेज जो है ये किलेबंदी करना जारी रखते हैं। अपने जो फोर्ट विलियम है यहाँ इनका कलकत्ता में, उस पर तोपे चढ़ाना शुरू कर देते हैं, हथियारों को लगवाना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सिराजुद्दौला जाता है और सीधे अंग्रेजों के जो फोर्ट विलियम है वहां पर आक्रमण कर देता है और फोर्ट विलियम को जीत लेता है सिराजुद्दौला। अब अंग्रेजों के पास तो कोई जगह नहीं बची। अंग्रेज शरण लेने के लिए फिर से फुल्टा द्वीप पर भागते हैं और फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण ले लेते हैं। अब ये सारी बातें पता चलती है नीचे बैठे हुए बंगाल में, सॉरी, नीचे जो अंग्रेजों का एक मुखिया सेनापति बनकर बैठा हुआ है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। पढ़ा था ना हमने पिछली कक्षा में कि किस तरह से क्लर्क के पोस्ट पर आया व्यक्ति अपने सिर्फ व्यक्तित्व और अपने नेतृत्व क्षमता के बल पर भारत का, बंगाल का गवर्नर तक बन जाता है। तो वही रॉबर्ट क्लाइव है, उसको जब पता चलता है कि यहां पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया और सिराजुद्दौला ने हमारे फोर्ट विलियम को जीत चुका है, हमारे जो लोग हैं वो भागकर फुल्टा द्वीप में जाकर शरण लिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्लाइव नीचे दक्षिण की ओर से अपनी सेना लेकर आता है और अंग्रेजों की बंगाल की सेना और नीचे दक्षिण में जितनी उनकी सेना है सारी सेना एक साथ क्लाइव लेकर आ जाता है। और यहाँ पर वॉटसन इनका प्रमुख रहता है। तो क्लाइव और वॉटसन मिलकर जब बंगाल पर आक्रमण करते हैं तो वापस ये अपने किले को जीत लेते हैं, कलकत्ता को जीत लेते हैं, इसके साथ ही फ्रांसीसियों के पास जो चंद्रनगर था उसको भी जीत लेते हैं। देखिए इस तरह से अंग्रेज कितने मजबूत हो गए हैं कि यहाँ की क्षेत्रीय सत्ता को आए और तुरंत युद्ध करके जीत गए। लेकिन जो सिराजुद्दौला था ये बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहता था। अब क्योंकि इसको पता चल गया था कि हाँ भाई अंग्रेज बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, अब इनसे युद्ध करूंगा तो वो मेरे लिए ही सही नहीं होगा। तो इसलिए सिराजुद्दौला बुलाता है अलीनगर। क्या हुआ था, जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीता था ना तो उसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था, इसलिए हम अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं, ना कि कलकत्ता की संधि। तो वहीं कलकत्ता में जिसका नाम अलीनगर कर दिया गया था वहां पर अंग्रेजों को बुलाता है, अंग्रेजों के उच्चाधिकारी आकर वहां मिलते हैं सिराजुद्दौला से और एक अलीनगर की संधि होती है उनके बीच में। और इस संधि में यह होता है कि जो कलकत्ता और फोर्ट विलियम पर जो बंगालियों का जो अधिकार था, बंगाल के नवाब का जो अधिकार था, वो वापस अंग्रेजों को दिया जाएगा। और ये जो युद्ध हुआ है इसके हर्जाने के रूप में भी कुछ राशि जो है वो बंगाल की जो सरकार है वो अंग्रेजों को देगी। और तीसरी बात इसमें यह थी
कि भाई अब आप किलेबंदी कर सकते हैं, हम उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ वो जो अधिकार पत्र फर्रुखशियर ने 1717 में आपको दिया था उसका भी आप बेहिचक यहां पर उपयोग कर सकते हैं। ये सारी घटनाएं हुई। मतलब कुल मिलाकर हमने ये सारा बंगाल का सिनेरियो पढ़ा कि किस तरह से बंगाल में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच तनातनी की स्थिति एक उत्पन्न हो रही है अभी, और इन्हीं तनातनी की स्थिति का परिणाम होता है 1757 का प्लासी का युद्ध। तो अगली कक्षा में हम प्लासी के युद्ध पर चर्चा करेंगे। आई होप इतनी सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में क्लियर समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आया है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाउट अपने पूछ सकते हैं, और बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।